बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर का आगाज़ करते हैं खूबसूरत दुआ के साथ, रब्बि ज़िदनी इल्मा। इस दुआ के साथ के लेक्चर आप के लिए फ़ायदेमंद साबित हो और आप उससे वो वाइटल मार्क्स स्कोर कर लें जो आपको मेडिकल कॉलेज में ले जाएं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आपकी ज़हनी तौर पे मौजूदगी। आई होप कि आप लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमारे साथ रहेंगे। सो लेट्स मूव टू द लेक्चर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ टू वेरी इंपॉर्टेंट वायरसेस। उनमें से पहला वायरस है मेरे पास क्या, HIV। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ HIV मींस ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और यही इसका यू कैन से एक्सटेंडेड और फुल नेम है। तो इट स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो यही बेसिकली इसका क्या है, एब्रीविएशन है। ये इस पर्टिकुलर वर्ड का एब्रीविएशन है हमारे पास HIV। नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये इंसानों के अंदर इम्यून डेफिशिएंसी कॉज करता है, राइट। इसीलिए हम इससे कॉज होने वाली डिजीज को एड्स बोलते हैं। यानी कि बाय बर्थ इस ऑर्गेनिज्म का इम्यून सिस्टम बिल्कुल सही काम कर रहा था, लेकिन जब इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर इन्वेड कर गया, दाखिल हो गया ये वाला वायरस दैट इज कॉल्ड एज HIV वायरस, तो उसने इस शख्स के इम्यून सिस्टम को शिकस्त दे दी, डिफीट कर दिया, और अब उसके पास इम्यूनो डेफिशिएंसी हो गई है। तो ये वायरस कहलाता है ह्यूमन immunodeficiency virus. You know very well my dear students, like other viruses, ये जो हमारे पास HIV है ये भी एक obligate parasite है। यानी कि it is mandatory, it is obligatory कि इस पर्टिकुलर वायरस को भी किसी और वायरस की तरह से अपनी रेप्लिकेशन के लिए, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए किसी लिविंग सेल का सहारा लेना पड़ता है। तो हमारे पास ये जो वायरस है इसे सहारा चाहिए मेरे ख़ास किस्म के सेल्स का, जिन्हें हम लोग टी लिम्फोसाइट्स का नाम देते हैं। तो अगर इन पर्टिकुलर वायरसेस को मेरी बॉडी में आके ग्रो करना है तो उसके लिए ख़ास किस्म के लिम्फोसाइट्स का मेरी बॉडी में प्रेजेंट होना ज़रूरी है, राइट। अदरवाइज़ ये जो वायरसेस हैं ये मेरी बॉडी से बाहर इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे और इंडेफिनिट पीरियड के लिए एक्टिव रह सकते हैं, और जब कभी भी इन्हें दोबारा से कोई होस्ट अवेलेबल होगा तो ये किसी ड्रैकुला की तरह से दोबारा से ज़िंदा हो सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखना ये है कि ये वाला वायरस अगर मेरी बॉडी से बाहर है तो ये कैसा नज़र आएगा। तो पहली बात है माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर इसकी जनरल सी बात की जाए तो ये रफली स्फेरिकल होता है। इसकी डिटेल्ड स्ट्रक्चर ज़ाहिर है हम नेक्स्ट बोर्ड में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो ये रफली स्फेरिकल होता है, बिल्कुल गोल नहीं हो रहा है ये, और इसके ऊपर बहुत सारे स्पाइक्स भी कांटे से लगे होते हैं। अगर आप मुझे चाहते तो मैं बोलूँगा कि इसके ऊपर कुछ लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं। वो किस तरह से बनते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं, डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। लेकिन पहली बात तो ये है कि अगर मैं इन पर्टिकुलर वायरसेस को देखना चाहता हूँ तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा उसके साइज़ का होना चाहिए। तो वो साइज़ आपकी बुक ने कुछ यूँ लिखा हुआ है कि जो आप लोगों का HIV वायरस है ये 1 मीटर का 100 to 150 बिलियंथ पार्ट होता है। तो जाहिर है ये वाली चीज़ तो शायद अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इसको थोड़ा सा स्केल को नैरो करते हैं, हम आ जाते हैं 1 इंच पे। तो 1 इंच में 4 मिलियन HIV वायरस एक लाइन में लगाए जा सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि HIV वायरस 1 इंच का 4 मिलियंथ पार्ट है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि 1 इंच में हम HIV वायरस एक लाइन में कितने प्लेस कर सकते हैं, तो आंसर है 4 मिलियन, राइट। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इट्स इमेंसली स्मॉल साइज, कितना छोटा है। 1 इंच में
4 मिलियन रखे जा सकते हैं। अब कंपेयर करता हूं मैं इसको एक इकोलाई के साथ, बिकॉज के इकोलाई एक बैक्टीरियम है और उसकी विजुअलाइजेशन हमारे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इकोलाई को अगर आप इमेजिन कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली अ रॉड शेप बैक्टीरियम, हम उसे नाम देते हैं क्या, बैसिलस का, एक बैसिलस है। तो उस बैसिलस का ये 1/12 होता है, यानी कि उसका 12वां हिस्सा होता है। तो एक इकोलाई के ऊपर हम 12 HIV वायरस प्लेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लेंथ। तो अगर मैं इतनी छोटी चीज को देखना चाहता हूं, तो अगर मैं इतनी छोटी चीज को देखना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर उसके लिए क्या चाहिए होगा, जाहिर है मुझे कोई विजुअल एड चाहिए होगी। तो वो विजुअल एड क्या हो सकती है, लाइट माइक्रोस्कोप। तो आपको ये बात पता है कि हम मैक्सिमम जिस चीज को छोटे से छोटा देख सकते हैं अपनी लाइट माइक्रोस्कोप के साथ, वो क्या है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से छोटी क्रिएशंस हमें लाइट माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आती। तो चूंकि ये इकोलाई का भी 1/12 पार्ट है, तो हमारा HIV लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। इसका मतलब जब ये यूज नहीं होगी तो फिर मुझे स्विच करना पड़ेगा टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप लोगों को इसकी ये शक्ल नजर आती है जो मैंने आपसे डिस्कस की थी कि इसके ऊपर एक रफ सा स्फेरिकल है और सफियर है और इसके ऊपर बहुत सी न्यूमरस स्पाइक्स होती हैं। ये न्यूमरस स्पाइक्स किस चीज़ की बनी होती हैं और किस तरीके से अरेंज होती हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से बात हो रही थी उस पर्टिकुलर व्यू की जो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे नजर आता है इस HIV वायरस का। तो आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे सबसे बाहर एक ब्लू कलर का सर्कल है। ये बेसिकली क्या है, एनवेलप है या इस पर्टिकुलर वायरस की मेम्ब्रेन है। अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि व्हाट इज इट्स केमिकल कंपोजिशन, तो इट इज बेसिकली अ लिपोप्रोटीन, राइट। तो ये वाली लिपोप्रोटीन जो कि बेसिकली वायरस की मेम्ब्रेन भी कहलाती है, ये वायरल एनवेलप भी कहलाती है, ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है। इसके ऊपर कोशिश की है मैंने सेम कलर रखूं, अगर मैंने यहाँ ब्लू रखा हुआ है तो मैंने यहाँ भी इसको ब्लू ड्रॉ किया हुआ है। और अगर आप स्पाइक्स की बात करें तो दे आर 72 इन नंबर, तो मैंने इसके ऊपर ये जो लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी यहाँ ड्रॉ कर दिया है, राइट, जिन्हें हम स्पाइक्स के नाम देते हैं। इफ वी काउंट देयर नंबर तो दे आर 72। तो इन पर्टिकुलर स्पाइक्स को अगर देखा जाए तो ये फर्दर 2 यूनिट्स पे कंपोज करते हैं लाइक अ लॉलीपॉप। तो लॉलीपॉप में जो इसकी नीचे वाली स्टॉक है ये PG41 यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन 41 की बनी हुई है, और ये जो मेरे पास इसका सोलन अपर पार्ट है ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 की बनी है। अब ये जो डिफरेंस है ये बेसिकली उसके मोलेकुलर साइज की वजह से है। तो जाहिर है ये एक छोटी ग्लाइकोप्रोटीन है, इसका साइज छोटा है, और जिसका हेड है इसका ग्लाइकोप्रोटीन साइज बड़ा है, तो इट्स नंबर इज PG120। तो इन दो चीज़ों के मिलने से ये स्पाइक्स प्रोड्यूस होती हैं कि जो बेसिकली इस पर्टिकुलर वायरस के लिए अडेरेंस प्रोवाइड करती है, इसको चिपकने का मौका फराहम करती हैं। किसके साथ, CD4 रिसेप्टर ऑफ ह्यूमन सेल्स के साथ। और अगर ये वाली स्पाइक्स नहीं होंगी तो हमारा CD4 रिसेप्टर इसके ऊपर नहीं चिपकेगा, इससे अटैच नहीं होगा। तो इस पर्टिकुलर वायरस के लिए इन 72 स्पाइक्स की प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गई हमारे पास बात अब तक की एनवेलप के और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। अगर हम इसके इनसाइड मूव करते हैं तो हमें यहाँ पे एक और मेम्ब्रेन नजर आती है जिसे हम नाम देते हैं मैट्रिक्स। इसका नाम कहते हैं स्टूडेंट्स मैट्रिक्स। और ये जो मैट्रिक्स है ये जस्ट बिलो किसके, मेम्ब्रेन के नजर आता है हम लोगों को। और इसको मैंने कोशिश की है कि अगर यहाँ ब्लैक लिखा है तो मैं इसको ब्लैक से ही ड्रॉ करूँ, यू कैन सी ओवर हियर। और इसका जो प्रोटीन नंबर है ये क्या है, 17। तो ये प्रोटीन्स की बनी होती है। फिर अगर मैं देखूं तो इसके अंदर फर्दर मेरे पास एक और एनवेलप टाइप चीज मौजूद है, राइट, समवेयर हियर। हमें इसकी बात करूं, इसके टाइप की है तो, लेकिन जिस प्रेजेंट ओवर हियर, इसको मैं शक्ल देखूंगा समथिंग लाइक अ बुलेट, एक गोली की तरह से होती है। मीन्स टू से यू कैन ऑल्सो
मेक अ पिक्चर ऑफ सम अगेन बैसिलस, किसी बैसिलस की तरह से, हाँ इसके एजेस जो हैं वो ज़रा स्क्वायर हैं। तो ये किसका बना हुआ है? एक और प्रोटीन का बना हुआ है जिसे हम लोग P24 के नाम से जानते हैं। ये वाली P24 प्रोटीन इसको फर्दर आइसोलेशन देती है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वायरल यू कैन से स्ट्रक्चर्स, और इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं 4 चीजें। उनमें से नंबर 1 पे क्या है? ये 2 स्ट्रैंड्स हैं किसके? डीएनए के। लेकिन इस पर्टिकुलर चीज में जो सबसे अहम बात है वो ये वाला वर्ड है जिससे मैं आप सर्कल कर रहा हूं कि ये दोनों स्ट्रैंड्स आइडेंटिकल है, बिल्कुल एक दूसरे की डिट्टो कॉपी। इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड को ये वाला ऑर्गेनिज्म यूज करता है टू मेक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, और फिर इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से हम बनाते हैं नॉर्मल डीएनए, जो फिर जाके हमारे सेल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट भी हो सकता है और हमारे डीएनए के बाहर से बैठ के हमारी एक्टिविटीज को रेगुलेट भी कर सकता है। लेकिन बहरहाल एट दिस मोमेंट हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि इसके पास 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए प्रेजेंट होते हैं। इन पर्टिकुलर स्ट्रैंड्स को हम लोगों ने यूज करना है टू मेक फर्दर कॉपीज, और उस पर्पस के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें 3 डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स दिए हैं। नंबर 1 इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, नंबर 2 इज इंटीग्रेज, यानी कि आप फिर अगेन वही बात है, कोरिलेट करें चीजों को। तो यहाँ पे जो रेड डॉट्स हैं ये इंटीग्रेज एंजाइम की पैकिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हैं वो यहाँ पे ये ब्लैक किस्म के सफियर्स हैं जिनके अंदर पैक है ये वाला एंजाइम नोन एज इंटीग्रेज। एंड फाइनली प्रोटीएज। आपको पता है कि ये सारे के सारे एंजाइम चाहिए होते हैं इन्फेक्शन से लेके कॉपी बनने तक। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो इसे एक कंप्लीट पैकेज दिया है जिसके अंदर हर किस्म की फैसिलिटी अवेलेबल है, इन्फेक्शन से लेकर इन्वेजन तक, और इन्वेजन से लेकर डीएनए पेनिट्रेशन तक, और डीएनए पेनिट्रेशन से लेकर अपनी कॉपीज बनवाने तक के सारे जो लवाजमात हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो इस छोटी सी नैनो पार्टिकल्स के अंदर मौजूद हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और जिसकी 1 इंच में 4 मिलियन कॉपीज लग सकती हैं। आर्किटेक्चर ऑफ ऑल माइटी अल्लाह को ज़रा सोचें। तब तक हम मूव करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड पे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि अभी आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो आर्किटेक्चर है जिसके ऊपर मैंने आपको गौर व खौस करने के बारे में, सोचने के बारे में कहा था, अभी आप उसमें गुम होंगे कि हम आप लोगों को अल्लाह ऑलमाइटी के एक और क्रिएशन से मुलाकात करवाते हैं, और वो क्रिएशन है फ्लू वायरस। आइए देखते हैं कि हमारे पास फ्लू वायरस कैसी चीज़। तो नंबर 1 यू नो माय डियर स्टूडेंट्स के लाइक HIV वायरस ये भी एक रेट्रो वायरस है, और आपको पता है कि हम उन तमाम वायरसेस को रेट्रो वायरस कहते हैं जिसके अंदर DNA हेरिडिटरी मटेरियल नहीं होता बल्कि RNA हेरिडिटरी मटेरियल होता है, राइट। और आपको पता है कि जिस किसी वायरस के अंदर RNA हेरिडिटरी मटेरियल होता है उसमें एक और चीज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी ज़रूर मौजूद होता है, जिसे कि हम ज़ाहिर HIV वायरस वाले केस में भी स्टडी करके आ चुके हैं। तो हम देखेंगे नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज द मॉर्फोलॉजी। बड़ी वैरायटी है हमारे इस फ्लू वायरस की, बहुत ज़्यादा वैराइटीज पाई जाती हैं। यानी कि अगर हम इससे जस्ट एक रेंज के सेंस में बात करें तो ये राउंड यानी कि बॉल लाइक से लेकर हमारे पास लॉन्ग स्पेगेटी लाइक, आपको पता है स्पेगेटी जिसे हम पास्ता भी बोलते हैं, उस तरह की लंबी लंबी नूडल्स लाइक जो हमारी स्टार्च स्ट्रक्चर्स होती हैं उस तरीके के वायरसेस भी हमारी बॉडी में पाए जा सकते हैं। सो देयर इज़ अ ह्यूज डाइवर्सिटी इन द टर्म्स द शेप्स एंड टाइप्स एंड वैरायटीज ऑफ द फ्लू वायरसेस। अभी हम फर्दर देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको अपनी शक्लें बदलने के लिए और किन किन खूबियों से नवाजा हुआ है। अगर आप देखें तो आपको मॉर्फोलॉजी में, स्ट्रक्चर में सबसे बाहर HIV की तरह से यहाँ पर भी लिपिड की बनी हुई कोट नजर आएगी, और जाहिर है इट इज़ अ एनवेलप ऑफ द वायरसेस। फिर अगर आप उसके कोट से अंदर घुसेंगे तो आप लोगों की मुलाकात होगी उसके कोर के साथ। तो कोर के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है जीनोम। जाहिर है जीनोम क्या होगा? RNA। लेकिन उसके साथ साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरल प्रोटीन्स होती हैं। आप लोगों के सिलेबस में बस इतना ही है कि इसके अंदर 5 डिफरेंट वायरल प्रोटीन्स हैं। आप लोगों को इन वायरल प्रोटीन्स के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस, राइट।
फिर आप लोगों ने दूसरी अहम बात याद रखनी है, वो ये कि इसके अंदर 8 पीसेज ऑफ डीएनए होते हैं। यहाँ पे भी आपने जो नंबर है 8, इससे आपने अपने माइंड में बहुत ज़्यादा जगह देनी है और आपने इसको क्रैम करना है, रट्टा मारना है, याद करना है कि कितने पीसेज ऑफ आरएनए होती हैं। तो आंसर इज 8 पीसेज ऑफ आरएनए होते हैं। और आपको पता है कि हर एक आरएनए की क्या खूबी है कि उसके ऊपर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होगा और उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के सीक्वेंस से हमारे पास 2 वायरल प्रोटीन्स बनती हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों ने यहाँ से यहाँ रिलेट करनी है, ये कि कितने हमारे आरएनए के स्ट्रैंड्स हैं और वो हमें कितनी प्रोटीन्स बना के दे रही हैं। तो आंसर इज दे विल प्रोवाइड अस जस्ट 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरल प्रोटीन, राइट। ये वो इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों ने अपनी माइंड्स में रखनी है, इनके नंबर, इनके स्ट्रक्चर्स और इनके यू कैन से नंबर ऑफ आरएनए स्ट्रैंड्स वगैरह। और आप अपनी बुक का अगर पेज नंबर 1/7 देखें तो आप लोगों को इस पर्टिकुलर पेज पर 1/7 पे आपको नॉट ओनली फ्लू वायरस का स्ट्रक्चर मिलेगा बल्कि आप लोगों को HIV का स्ट्रक्चर भी वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपने बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करनी है और इसकी लेबलिंग्स को याद भी करना है। जब आप पेज 108 पे मूव करते हैं तो हम आ जाते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, और वो नया टॉपिक क्या है? पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरसेस। मैंने आपको याद है बताया था कि ये वाले वायरसेस ऑब्लिगेटरी पैरासाइट है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि they will behave as non-living entities or creatures outside the living cell। लेकिन जब लिविंग सेल के अंदर आएंगे तो फिर डेफिनेटली वो एक लिविंग एंटिटी के तौर पे अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया हुआ है, हमें हमारी बॉडी को या बैक्टीरिया की बॉडी को या प्लांट बॉडीज़ को इन वायरसेस से बचने के लिए डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स दिए हैं जिन्हें हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इम्यून सिस्टम कहते हैं। हमारे यहाँ यू कैन से डिफेंस के 3 हिसार हैं, 3 यू कैन से बाउंड्रीज हैं। लेकिन ये वायरसेस दे आर सो क्लेवर कि वो इन तीनों डिफेंस लाइंस को क्रॉस करते हुए, उन्हें चकमा देते हुए, उन्हें चीट करते हुए भी हमारी बॉडी में जा सकते हैं। आइए देखते हैं कि इन वायरसेस के पास वो कौन कौन से मेथड्स हैं या वो किन किन तरीकों को इस्तेमाल करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को चकमा देने के लिए। तो मेथड नंबर 1, पहला मेथड उन्होंने क्या यूज़ किया हुआ है कि जिन वायरसेस के पास कैप्सूल्स हैं या उस पर लगी हुई क्या कहते हैं स्पाइक्स हैं या उनके ऊपर जो कोट्स हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने अपने उस कोट को इस तरीके से मॉडिफाई कर लिया है कि जो हमारे स्पेसिफिक किस्म के फेगोसाइट्स हैं वो उसके इन अकॉर्डेंस हैं ही नहीं। जब वो उनके इन अकॉर्डेंस नहीं होंगे तो ये वाले हमारे फेगोसाइट्स वो इनके साथ एक बॉन्ड नहीं बनाएंगे, वो इनके साथ एडेरेंस नहीं डेवलप करेंगे, वो इनको एनगल्फ नहीं करेंगे, मीन टू से कि वो उनकी पकड़ से आज़ाद होंगे। तो पहली अप्रोच ये है कि अपनी शक्ल ऐसी बना लो कि जो हमारे फेगोसाइट्स की पकड़ में ही ना आए और हम उनसे एस्केप हो जाएं। तो ये हुआ मेरे पास पहला वे। नाउ व्हाट इज़ द सेकंड अप्रोच? ये और भी क्लेवर अप्रोच है। वो ये है कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हो तो आप उस पर्टिकुलर मुल्क की आर्मी का ड्रेस अपने ऊपर पहन लो, उनकी लैंग्वेज आप सीख लो, तो आप उन लोगों में आसानी से जाके घुल मिल सकते हो। वो आप पे निस्बतन कम शक करेंगे। यही वाली चीज़ इस पैरासाइट ने भी अपनाई है। ये क्या करते हैं कि जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये वाले वायरसेस अपने गिर्द हमारी मेम्ब्रेन, हमारे सेल की मेम्ब्रेन लपेट लेते हैं। तो अगर ये ऐसा करेंगे तो मेरे डिफेंडर्स, मेरे फेगोसाइट्स, मेरे किलर सेल, मेरे हेल्पर सेल्स, बड़ी लंबी डिटेल है हमारी इम्यून सेल्स की, वो ना तो इसको पहचान सकेंगे, ना इसे पकड़ सकेंगे और ना ही इसके अगेंस्ट हमला कर सकेंगे। तो ये एक सेकंड अप्रोच है। फिर मेरे पास अप्रोच जो है वो और समझने की ज़्यादा क्लेवर है कि अगर मेरे पास मैं इस जगह पे भी ट्रैप हो गया हूँ और मैं इस जगह पे भी ट्रैप हो गया हूँ तो फिर क्या करो? फिर आप एक और इंटेलेक्ट, एक और अकल इस्तेमाल करो और क्या करो कि अपनी एंटीजेंस के वेरिएंट्स बना लो। क्या फ़ायदा होगा? जितनी ज़्यादा किस्म की आप लोगों के पास एंटीजेंस होंगी तो मार्केट में प्रेजेंट
पहले से मौजूद एंटीबॉडीज यानी कि वैक्सीन्स वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगी और ये वाली एंटीबॉडीज इस पर्टिकुलर एंटीजेनिक वेरिएंट के अगेंस्ट क्या हो जाएगी, इनइफेक्टिव। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास इन्फ्लुएंजा या फ्लू वायरस ही है। ये वाला इन्फ्लुएंजा वायरस या फ्लू वायरस आप देखते हो कि हर साल हमें लगा होता है नज़ला ज़ुकाम, हर साल में नज़ला ज़ुकाम होने की बेसिक रीज़न क्या है कि हर दफ़ा एक नई वैरायटी ऑफ वायरसेस प्रोड्यूस होते हैं। वो नई वैरायटी ऑफ वायरसेस मेरी बॉडी में पहले से मौजूद पिछले साल की बनी हुई एंटीबॉडीज से डिफरेंट होते हैं, तो वो वाली एंटीबॉडीज इन न्यूली फॉर्म्ड वेरिएंट्स ऑफ एंटीजेंस को कैप्चर नहीं कर सकती। यही वाली चीज़ हमारे HIV के पास भी है कि वो बहुत तेज़ी से अपनी वेरिएंट्स को बदलता है। देयरफॉर आज तक हम HIV के ख़िलाफ़ भी कोई ज़्यादा कामयाब वैक्सीन या एंटीबॉडी कल्चर डेवलप नहीं कर सके। तो यू कैन सी कि किस तरीके से जो हमारे डिफरेंट वायरसेस हैं वो अपने अंदर क्लेवरली चेंजेस लाते हैं और हमारे इतने ज़्यादा इफेक्टिव और इतने ज़्यादा मल्टी सेलुलर इम्यून सिस्टम को धोखा दे देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये है कि हमारे वायरस की और हमारे होस्ट की आपस में क्या रिलेशनशिप है। मैंने को बता दिया है कि ये ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है कि वायरसेस को अगर जिंदा होना है तो वो किसी प्लांट के सेल में, किसी बैक्टीरिया के सेल में या किसी एनिमल के सेल में ज़रूर जाएंगे। अगर वो उसमें नहीं गए तो वो उसकी बॉडी से बाहर है, वो इनडेफिनेट टाइम तक इनएक्टिव रह सकते हैं। ये तो हुई आप लोगों से बात ये वाली बात। लेकिन वायरसेस के बारे में एक बहुत बड़ी यूनिक सी चीज़ है कि वायरसेस बड़े चूजी होते हैं, बड़े सेलेक्टिव होते हैं। वो उनकी जो यू कैन से सिलेक्शन है वो डिफरेंट लेवल पे हो सकती है। मिसाल के तौर पे कि जो सर्टन वायरसेस हैं वो मेरे स्पेसिफिक सेल्स को ही जाके अटैक करते हैं। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो HIV वायरस है। और ये जो हमारे पास HIV वायरस है ये जाके हमारे ब्लड में से सिर्फ एक किस्म के सेल्स को, जिन्हें कि हम लोग टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, किलर सेल्स बोलते हैं, ये जाके सिर्फ और सिर्फ उनको ही अटैक करते हैं। परहैप्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन दे हैव लर्नड कि अगर मैंने एक सक्सेसफुल पैरासाइट बनना है तो मुझे इस मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म के किन सेल्स को अटैक करना चाहिए, तो मैं जल्दी से एक यू कैन से डोमिनेंट इंट्रूडर बन सकता हूँ। फिर दूसरी बात ये है कि दे हैव प्रेफर्ड वेज ऑफ पेनिट्रेशन। ये वेज ऑफ पेनिट्रेशन के लिहाज से भी बड़े सेलेक्टिव हैं। फॉर एग्जांपल कि बहुत से ऐसे वायरसेस होते हैं कि जो मुंह के ज़रिए भी जा सकते हैं, फूड के ज़रिए भी जा सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल एक ऐसा मेरे पास वायरस है कि जो मेरे स्टमक के किसी स्पेसिफिक सेल पे जाके अटैक करता है या स्टमक के सेल्स ही उसका टारगेट है, तो क्या होगा? मुमकिन है ये वाला वायरस मैं इनहेल कर लूँ फॉर एग्जांपल, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस पर्टिकुलर वायरस का टारगेट मेरी ट्रेकिया के सेल्स नहीं है तो उन्हें कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन जब ये वाला वायरस मेरी फूड के साथ, मेरे वाटर में, मेरी चाय के साथ, व्हाटएवर द केस में भी इंजेस्ट होके मेरे स्टमक तक पहुंचेगा, तो मेरे स्टमक के यू कैन से जो एंजाइम सिस्टम है, जो एसिड सिस्टम है, वो उसकी डाइजेशन करेगा और फिर वहाँ पे जाके हमारा जो वायरस है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस लिहाज से वो अपनी स्पेसिफिक जगह को पे पहुँचने के लिए हमेशा स्पेसिफिक चैनल का इस्तेमाल भी करते हैं। और आखिरी आज की बात ये है कि बहुत से ऐसे मेरे पास वायरसेस होती हैं कि जो हर सेल को, अगर उन्हें स्पेसिफिक सेल भी मिल जाए तो वो वाला सेल भी उन्हें किसी ख़ास एज पे चाहिए। आप लोगों की तरह से और मेरी तरह से इन्हें भी यंग सेल्स अच्छे लगते हैं। दे प्रेफर टू हैव यंग सेल्स, राइट। तो ये क्या करेंगे कि ये किसी बहुत बूढ़े सेल को के ऊपर अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि इस पर्टिकुलर सेल तो थोड़े से के बाद मर जाना है, तो दे डोंट वांट टू इन्फेक्ट दैट सेल्स। वो हमेशा उस पर्टिकुलर सेल को इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सोर्स मिल सकता हो, जहाँ पे वो अपने रेप्लिकेशन रेट को मैक्सिमाइज कर सकते हो, जहाँ पे वो अपने नंबर को इंक्रीज करके उस पर्टिकुलर सेल की लाइसिस के रिजल्ट में ह्यूज नंबर ऑफ वायरसेस को रिलीज कर सकते हो। तो नाउ यू कैन सी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन छोटी सी क्रिएशन को भी कितनी ज़्यादा विजडम या अकल दी हुई है। तो फिर आप सोचें कि फ़बअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अगर आप पैरासाइट होते तो आपके लिए अल्लाह ताला ने कितनी नेमतों का इंतज़ाम किया हुआ है। इस दुआ के साथ कि आप अल्लाह की आर्किटेक्चर को समझने में कामयाब हों और उससे आप अल्लाह तक पहुँचने में कामयाब हों। आई वांट टू से यू अल्लाह हाफ़िज़।